डीपीपी सीरीज एंजॉय कर रहे हो? आई होप कर ही रहे होगे। तो चलिए इसी सीरीज को रखते हैं कंटिन्यू और आज देखते हैं क्वांटम केमिस्ट्री की 7 डीपीपी को, जो वो कवर करेगी 1D SHO को, एनर्जी रिलेटेड टू 1D SHO, हर्माइट पॉलिनोमियल को। इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख कर आएँ। अदर टॉपिक पढ़ने हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। एंड वीडियोस अच्छी लग रही हो तो उन्हें लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। हे गाइस, वेलकम बैक टू आरजे अकेडमी। आई होप आप डीपीपी सीरीज को एंजॉय कर रहे होगे। तो चलिए इसी सीरीज को करते हैं कंटिन्यू और आज देखते हैं क्वांटम केमिस्ट्री की 7 डीपीपी को, जिसके क्वेश्चन रिलेटेड है लेक्चर नंबर 36 टू 38 तक। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज जाकर वीडियोस देखकर आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, a particle of mass m is confined in the Vx is equals to half m omega square x square. Let the wave function of particle is given by psi is equals to 1 by under root 5 psi naught plus c psi 1, where psi naught and psi 1 are the eigen functions of ground state and first excited state respectively. The expectation value of energy is 13 by 10 h cut omega. Then the probability for psi 1 state is. क्वेश्चन के अंदर आपको कोई फंक्शन डिफाइन कर दे दिया है, उसकी एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी भी दे दी है, साइन नॉट एंड साइन वन ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स आपको दे दी हैं। तो आपको साइन वन स्टेट के रिस्पेक्ट में क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन कैसे करोगे, हमें एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, समीशन ऑफ पी आई ई आई। तो समीशन ऑफ पी आई ई आई को अगर हम खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, पी नॉट ई नॉट प्लस पी वन ई वन। अब ये पी नॉट और पी वन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमको पता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू में कांस्टेंट का कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो यहाँ पर साइन नॉट के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है वो 1/√5 है, कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसका कॉन्जुगेट तो नहीं होगा, डायरेक्ट रियली पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर हम पी नॉट की वैल्यू करें कैलकुलेट तो क्या आएगी, सी इंटू में सी का स्क्वायर यानी कि 1/√5 का स्क्वायर। पी नॉट इज इक्वल्स टू आया 1/5। अब पी वन की वैल्यू देखते हैं, पी वन इज इक्वल्स टू क्या है, c है तो c इंटू में c हो जाएगा। तो p1 की वैल्यू क्या आ गई, c स्क्वायर आ गई। अब निकालते हैं ई नॉट और ई1 की वैल्यू। अब ई नॉट एंड ई1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1D SHO के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2 h कट ओमेगा। जो अब n इज इक्वल्स टू 0 था तो E0 आपकी क्या हो जाएगी, 0 प्लस 1/2 h कट ओमेगा इक्वल टू 1/2 h कट ओमेगा। एंड जब n इज इक्वल्स टू 1 था तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 h कट ओमेगा इक्वल टू 3/2 h कट ओमेगा। अब हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी भी है, पी नोट भी है, E1 की वैल्यू भी है, ई नोट की वैल्यू भी है एंड P1 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, 13 h कट ओमेगा बाई 10, पी नोट की वैल्यू रख देंगे, यहाँ ई नोट की वैल्यू पुट कर दी, सिमिलरली प्लस सी स्क्वायर इंटू में यहाँ E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो ये आपका बनेगा 1/10 h कट ओमेगा। जब इसे यहाँ लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, 13/10 h कट ओमेगा माइनस 1/10 h कट ओमेगा करोगे तो ये निकल कर आएगा 12 h कट ओमेगा बाई 10 और ये इक्वल है सी स्क्वायर इंटू 3/2 h कट ओमेगा की। ये h कट ओमेगा से h कट ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12/10 इंटू 2/3, सो 3 4 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया आपका 4/5। P1 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर था और उसकी वैल्यू आ रही है 4/5, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो। इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर ME अपॉन h स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर MK अपॉन h स्क्वायर इन 1D SHO, देन द करेक्ट रिलेशन इज, अल्फा बाय बीटा का करेक्ट रिलेशन बताना है तो 1D SHO के लिए अल्फा बाय बीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 होता है। तो यहाँ से आप देखकर बता सकते हो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। एग्जाम में अगर आपको ध्यान नहीं है तो अल्फा की वैल्यू गिवन है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, उसका स्क्वायर रूट करके बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे एंड अल्फा बाय बीटा इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यूज गिवन है उसे पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये सही आ रहा है या नहीं, वो करके देखते हैं। ये आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है एंड ये बीटा स्क्वायर की, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारे पास आ गई बीटा की वैल्यू। सो अल्फा बाय बीटा इज इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर ME अपॉन h स्क्वायर अपॉन 2 पाई अंडर रूट MK अपॉन h। तो h से ये h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल एंड ये 2 4 साइड, तो ये आपका बनेगा 4 पाई ME अपॉन h इंटू अंडर रूट MK। तो 4 पाई को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 पाई E
अपॉन एच इंटू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर अपॉन एम के। अब ये कैसे लिखा है, ये m आपका अंडर रूट से बाहर था एंड ये अपॉन में आपका m के था। अगर ये अंदर लेके जाओगे, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर बन जाएगा। इस स्क्वायर से m आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट ऑफ m के। अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू 2a इंटू 2 पाई अपॉन h इंटू अंडर रूट ऑफ m की है। अब सिर्फ इस वैल्यू को ध्यान से देखो। 1D SHO के लिए एनर्जी क्या होती है, n+1/2 h न्यू, एंड न्यू क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k अपॉन m। तो ये जो आपको गिवन है ये 1/न्यू के इक्वल गिवन है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2e अपॉन एच न्यू। एनर्जी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे, 2 इंटू n+1/2, यहाँ पर h भी आएगा, h नहीं होएगा एंड अपॉन में भी h था तो h से h कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 2n प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपको देगा 2n+1। तो 2n+1 यहाँ से भी आ गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द वेव फंक्शन प्लॉट फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ 1D SHO द प्लॉट हैज n इज इक्वल्स टू 2 उसने आपको दे दिया है और वो पूछ रहा है प्लॉट के लिए कितने मैक्सिमा एंड मिनिमा होंगे। देखो हमें psi1 psi0 एंड psi2 के ग्राफ प्लॉट करने आते हैं, तो psi0 psi1 एंड psi2 के ग्राफ से ही आप देख सकते हो n इज इक्वल्स टू जब आपका 2 होगा तो आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पर एक मिनिमा है, देन मैक्सिमा है एंड देन अगेन मिनिमा है, तो 2 मिनिमा 1 मैक्सिमा आपका एग्जिस्ट करेगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वेव फंक्शन फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्क्राइब बाय nx एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर -α x²/2 द एनर्जी आइगन वैल्यू कॉरिस्पॉन्डिंग टू वेव फंक्शन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ x² इज। कोई फंक्शन दे दिया है उसके लिए एनर्जी एंड एवरेज वैल्यू ऑफ x² कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो फंक्शन गिवन है देखो SHO के लिए हमें पता है जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ नोड्स के। तो नंबर ऑफ नोड्स हम चेक करेंगे, नंबर ऑफ नोड्स चेक करना है, यानी कि हम चेक करेंगे कि किस किस वैल्यू पर x की वैल्यू जो है हमारी 0 आ रही है। तो देख या तो आपका x इज इक्वल टू 0 हो सकता है या e रेज टू द पावर -α x²/2 0 हो सकता है। एंड e रेज टू द पावर -α x²/2 आपका कब कब 0 होगा, जब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो ये आपका बनेगा e रेज टू द पावर -α इन्फिनिटी का स्क्वायर/2, ये इक्वल आएगा e रेज टू द पावर -इन्फिनिटी, तब 0 है। जब आप x की वैल्यू -इन्फिनिटी पुट करते हो तब भी ये क्या बनेगा e रेज टू द पावर -α इन्फिनिटी का स्क्वायर/2, तब भी ये बनेगा e रेज टू द पावर -इन्फिनिटी और वो भी आपको देगा 0 वैल्यू। यानी कि x की वैल्यू जब प्लस माइनस इन्फिनिटी है तब भी एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट 0 के इक्वल हो रहा है। तो इस पार्ट को तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते नोड के अंदर क्योंकि ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है, तो ये तो नोड नहीं होगा। तो x इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर हमें एक नोड मिलेगा, n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। अब n की वैल्यू आ गई है तो एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू n+1/2 h न्यू। तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दो, E इज इक्वल्स टू 1+1/2 इंटू एच न्यू, तो ये आएगा 3/2 एच न्यू, वो आपको देगा 1.5 एच न्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ x² निकालने के लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है n+1/2 इंटू 1/बीटा। n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सो 1+1/2 इंटू 1/बीटा वो आपको देगा 1.5/बीटा वैल्यू। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, the wave function of 1D harmonic oscillator between x is equals to +infinity and x is equals to -infinity is given by psi x is equals to n into 2x² - 1 into e raised to the power -x²/2 the value of n that normalize the function is। normalize constant की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हमें फंक्शन दे रखा है। नॉर्मलाइजेशन के लिए हम चेक क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b psi इंटू साई स्टार इंटू यहाँ पे आएगा d टो इज इक्वल्स टू 1। अब जो गिवन फंक्शन है उसके अंदर कहीं भी हमारा इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो साई का स्क्वायर बन जाएगा। लिमिट्स हमारे को दे रखी है -इन्फिनिटी एंड +इन्फिनिटी, सो हम फंक्शन को 2 बार लिख देंगे। अब देखो जो n है वो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर होएगा n², वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, एंड 2x² - 1 ये 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2x² - 1 का होल स्क्वायर। e रेज टू द पावर -x²/2 है, 2 टाइम्स है तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड होएगा तो कैसे होगा, e रेज टू द पावर -x²/2 प्लस x²/2 ऐड होके ये क्या देगा, e रेज टू द पावर -x²। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। d टो हमारा
SHO के लिए क्या होता है, dx होता है, तो ये हमारा dx इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, 4x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को अंदर इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे एंड इंटीग्रेट करोगे विद प्रॉपर लिमिट्स, तो आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशन नजर आएगी। अब देखो आपको 3 बार इंटीग्रेशन करना है, तो जब आपको कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन दिखेगा तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स रेज टू द पावर n है, ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा है, तो इस इंटीग्रेशन को हम कैसे खोलते हैं, गामा ऑफ n प्लस 1/2 अपॉन अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 1/2। और अगर n की वैल्यू ओड होती है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर देखो x रेज टू द पावर 4 है, 2 है एंड 0 है, यानी n की वैल्यू ओड तो नहीं है, ओड नहीं है तो फंक्शन तो आपका 0 तो नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। चलो 4 इंटू में गामा ऑफ 4 प्लस 1/2 अपॉन में अल्फा की वैल्यू 1 है तो 1 रेज टू द पावर 4 प्लस 1/2। सिमिलरली माइनस 4 इंटू गामा ऑफ 2 प्लस 1/2 अपॉन 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 1/2 अपॉन में 1 रेज टू द पावर 1/2 इक्वल टू 1। अब एनीथिंग रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 देगा वो आपको। 4 इंटू गामा ऑफ 5/2 माइनस 4 इंटू गामा ऑफ 3/2 प्लस गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू 1। इसे खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट पाई माइनस 4 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट पाई इक्वल टू 1। तो ये आपका बनेगा 12/4 अंडर रूट पाई माइनस 4/2 अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट पाई इज इक्वल टू 1। 3 अंडर रूट पाई माइनस 2 अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट पाई इज इक्वल टू 1। तो इसे खोलोगे तो ये आपका बनेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट पाई। तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो n की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आएगी, 1/2 अंडर रूट पाई रेज टू द पावर 1/2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द एनर्जी लेवल स्पेसिंग ऑफ SHO इज कॉन्स्टेंट। इसी को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि SHO के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो कांस्टेंट होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। n इज इक्वल्स टू 0 पर एनर्जी हमारी होती है 1/2 hν, n इज इक्वल्स टू 1 पर एनर्जी होती है 3/2 hν। सो n इज इक्वल्स टू 1 एंड n इज इक्वल्स टू 0 के बीच का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो क्या निकल कर आता है, hν निकल कर आता है। सिमिलरली इसी तरीके से n इज इक्वल्स टू 2 एंड n इज इक्वल्स टू 1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखेंगे तो वो भी हमारा h2 निकल कर आता है। तो यानी कि एनर्जी की स्पेसिंग हमारी जो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है लेवल्स के बीच में, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। यहाँ देख भी लो, जब n इज इक्वल्स टू 0 है तब एनर्जी आपकी है 1/2 hν, n इज इक्वल्स टू 1 पर एनर्जी है 3/2 hν एंड n इज इक्वल्स टू 2 पर एनर्जी है 5/2 hν। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो 3/2 hν माइनस 1/2 hν इक्वल आएगा वो hν के। सिमिलरली इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस आएगा 5/2 hν माइनस 3/2 hν, वो भी किसके इक्वल आएगा, hν के। तो यानी कि एनर्जी लेवल स्पेसिंग जो होती है SHO में वो कांस्टेंट होती है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट वो बोल रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ फाइनाइट एनर्जी इवन ग्राउंड स्टेट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, जब n इज इक्वल्स टू 0 होती है तब एनर्जी हमारी क्या होती है, 1/2 hν होती है। तो बिल्कुल उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। सी स्टेटमेंट वो बोल रहा है, वेव फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर ईदर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 0। यानी x इज इक्वल्स टू 0 होगा तो वेव फंक्शन आपका सिमेट्रिक भी हो सकता है और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। इसे देख लेते हैं एक बार। हर्माइट पोलिनोमियल होता है, ये बताता है कि फंक्शन हमारा सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा, यानी कि n की वैल्यू हमें बताएगी फंक्शन सिमेट्रिक है या फिर एंटी सिमेट्रिक है। अगर n की वैल्यू हमारी इवन होती है तो फंक्शन हमारा सिमेट्रिक होता है, n की वैल्यू अगर ओड होती है तो फंक्शन हमारा एंटी सिमेट्रिक होता है। जब n की वैल्यू 0 होती है तो हर्माइट पोलिनोमियल की वैल्यू 1 निकल कर आती है, x रेज टू द पावर 0 एंड इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है एंड ये होता है सिमेट्रिक। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ये हमारा एंटी सिमेट्रिक होता है एंड n इज इक्वल्स टू 2 के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है एंड ये अगेन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक इस तरीके का पैटर्न फॉलो होता है। तो यानी कि आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट थी, जो फर्स्ट है आपका वो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 3/2 h कट ओमेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अबव आर।
तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी दे दी है एंड एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो वेरियल थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसी का यूज करके करेंगे। ये हमें एनर्जी गिवन है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के। सो टोटल एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, T प्लस टी विच इज इक्वल टू 2T। तो T की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, E/2। अब एवरेज वैल्यू ऑफ T इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ E आपको गिवन है, वो कितनी गिवन है, 3/2 h कट ओमेगा अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आएगा 3 h कट ओमेगा बाय 4। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि दोनों इक्वल आएंगे 3 h कट ओमेगा बाय 4 के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज 2 नोड्स, n इज इक्वल्स टू 2 है। द वेव फंक्शन साई टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, यानी कि साई टू का हमें फंक्शन बताना है कि कौन सा होगा। ये 4 हमें ऑप्शन दे दिए हैं, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो जनरली हमारा ये तरीका होता है फंक्शन को निकालने का 1D SHO के लिए, जहाँ पर HN वाला जो पार्ट होता है वो हर्माइट पॉलिनोमियल को बताता है, और जब हमारे n की वैल्यू है वो हमें बताती है नोड्स, और नोड्स की वैल्यू हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, हर्माइट पॉलिनोमियल से कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज इक्वल्स टू 0 होगा तब हमारी हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है 1, n इज इक्वल्स टू 1 पर आती है 2 जाई, एंड n इज इक्वल्स टू 2 पर आती है 4 जाई स्क्वायर माइनस 2, जहाँ पर जो आपका जाई होता है वो अंडर रूट ऑफ बीटा एक्स के इक्वल होता है। अब उसने हमें क्या दिया है, n इज इक्वल्स टू 2 दे दिया है, यानी n इज इक्वल्स टू 2 है तो n इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू को हम अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/2 इंटू बीटा बाई रेज टू द पावर 1/4 h2 जाई इंटू ई रेज टू द पावर जाई स्क्वायर बाई 2। तो इसे सोल्व करोगे तो ये बनेगा 1/√8 इंटू बीटा बाई रेज टू द पावर 1/4 इंटू 4 जाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई रेज टू द पावर जाई स्क्वायर बाई 2। जाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा एक्स होता है। अगर डायरेक्ट यहाँ पर पुट करोगे तो कुछ इस तरीके का आपका फंक्शन बन जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने लेंथी करके दिखा दिया है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। फंक्शंस i square are never negative and hence necessarily symmetric. Presence of nodes indicates the points of zero probability. Energy increase with increase in nodes. Correct statement for 1D SHO. 1D SHO के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो थर्ड स्टेटमेंट देखो वो क्या बोल रहा है, एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नोड्स। अब हमें पता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n के, तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, यानी ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट वो बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ नोड्स इंडिकेट्स द पॉइंट्स ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल नोड्स हमें क्या बताती हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पर जीरो होगी वही पॉइंट हमारा नोड्स कहलाता है, तो नोड्स इंडिकेट करते हैं जीरो प्रोबेबिलिटी को, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, साई स्क्वायर आर नेवर नेगेटिव एंड हेंस नेसेसरली सिमेट्रिक। तो इसके लिए एक बार ग्राफ देखो, ये आपका ग्राफ है साई नॉट साई 1 एंड साई 2 के रिस्पेक्ट में, एंड ये ग्राफ है साई नॉट स्क्वायर साई 1 स्क्वायर एंड साई 2 स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला ग्राफ देखो, ये भी सिमेट्रिक है, साई 1 के लिए भी आपका सिमेट्रिक आ रहा है एंड साई 2 के लिए भी आपका क्या आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है। साई नॉट साई 1 एंड साई 2 के रिस्पेक्ट में ग्राफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक हो सकता है, बट साई नॉट साई 1 एंड साई 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो उनके लिए ग्राफ हमारा हमेशा सिमेट्रिक ही आता है। तो यानी कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बोथ द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव फंक्शन। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन डी है आपका नन। तो 1D SHO के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होती है, तो एक्स की तो आपकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, n प्लस 1/2 1/बीटा, यानी कि अगर n की वैल्यू 0 भी पुट करेंगे तब भी हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आएगी 1/2 1/बीटा, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर तो हमारी 0 के इक्वल नहीं होती है। तो सी आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपकी 7 DPP यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उन्हें लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।